एबीआर ने बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी सर्कुलर के, बगैर किसी एसआरओ के जो क्रेडिट नोट की ऑप्शन है सेल टैक्स रिटर्न में, उसको डिसेबल कर दिया है। इसका मतलब ये है कि जो टैक्स पेयर है यानी कि सेलर जो है वो जो अपनी रिटर्न है, स्टॉक रिटर्न है, सेल करने के बाद कुछ स्टॉक रिटर्न भी होता है सम टाइम, और सम टाइम ये इंडस्ट्री प्रैक्टिस भी होती है। तो हमें बिजनेस करते हुए सेल स्टॉक रिटर्न भी होता है, सेल भी होती है। तो हमारी जो ऑप्शन है वो डिसेबल कर दी गई है फ्रॉम सेल टैक्स रिटर्न। आज के इस लेक्चर में हम इसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट होते क्या हैं। तो क्रेडिट नोट ये होते हैं कि जब आप किसी को सेल करते हैं, तो सेल करने के बाद फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है, उसको आपने 1 लाख रुपए की कोई चीज़ सेल कर दी है और कुछ टाइम के बाद कस्टमर आपको स्टॉक रिटर्न करता है 50,000 का, तो सेलर जो है उसके लिए क्या होता है, ये क्रेडिट नोट। और जो बाय कर रहा है उसके लिए क्या होगा, ये डेबिट नोट। मतलब ये है कि जो लेट्स से ये मिस्टर ए है, उसने सेल किया है मिस्टर बी को, तो मिस्टर ए के लिए जब स्टॉक रिटर्न होगा तो उसको हम बोलेंगे क्रेडिट नोट, और जो मिस्टर बी है उसके लिए क्या होगा, डेबिट नोट। तो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के लिए हमने प्रॉपर जो क्लासेस स्टूडेंट लेते हैं वहाँ पे हमने एक सिंपल इसको ईजी रखने याद रखने के लिए हम ये कॉन्सेप्ट ये देखा था कि जब हम सेल करते हैं तो जो रिसीवेबल का लेजर होता है वो हम डेबिट करते हैं। मतलब ये है कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सेल किया है, तो लेट्स से ये रिसीवेबल का लेजर है, तो हमने 1 लाख से डेबिट किया। अगर ये किसी वजह से स्टॉक रिटर्न हो रहा है 50,000 का, तो इसका जो लेजर होगा 50,000 से क्रेडिट होगा। तो इस वजह से हम क्या उसको बोलते हैं, क्रेडिट नोट। और इसी तरीके से जो वेंडर है उसका लेजर जो है वो डेबिट होगा, तो इस वजह से हम क्या बोलते हैं, डेबिट नोट। मतलब जो बायर है उसके लिए मिस्टर ए क्या चीज़ है, वेंडर है। अब इशू ये है कि अगर आप इससे पहले ये होता था, पहले थोड़ा सा क्विक रीकैप के लिए पिछले सालों को अगर हम स्टडी करें, तो पहले ये था कि जुलाई के अंदर एक दोबारा डॉक्यूमेंट आता है जब ये नई गवर्नमेंट आती है, तो ये एक डॉक्यूमेंट इशू करते हैं कि उससे पहले ये था कि जो अनरजिस्टर्ड से सेल रिटर्न है उसकी एंट्री सेलर नहीं कर सकता था। मतलब आप सेल करते हैं और आपके 2 कस्टमर हैं, एक है रजिस्टर्ड और एक है अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड का मतलब जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है। तो जब आप उनको सेल करते हैं तो कानून ने इन्होंने बगैर किसी डॉक्यूमेंट के तब भी यही कहा किया था कि सिर्फ आप रजिस्टर्ड का जो क्रेडिट नोट है, मतलब सेल रिटर्न है, वो एडजस्ट कर सकते हैं, अनरजिस्टर्ड की आप रिटर्न एडजस्ट नहीं कर सकते। तो इनडायरेक्टली इन्होंने डिस्करेज किया कि आप अनरजिस्टर्ड को सेल ना करें, रिगार्डलेस कि यहाँ पे फर्दर टैक्स भी चार्ज हो रहा होता है अगर जो प्रोडक्ट है वो फर्दर टैक्स के लिए एप्लीकेबल है। जैसे थर्ड स्केड्यूल उस पर नहीं चार्ज होता, जीरो रेटेड पे नहीं चार्ज होता। बहरहाल इन्होंने फर्दर टैक्स लेने के बाद भी टैक्स पेयर को ये ऑप्शन नहीं दी, जो फंडामेंटल राइट था वो नहीं दिया कि आप जो सेल बिजनेस करते हुए सेल भी होती है, सेल रिटर्न भी होती है। एक नॉर्मल नॉर्म्स है कि बिजनेस करते हुए ये नहीं होता कि आइडियल सिचुएशन हो मैंने सिर्फ सेल ही करनी है, ऐसा नहीं होता, कहीं भी पॉसिबल नहीं है। सेल के बाद सेल रिटर्न भी होती है, स्टॉक रिटर्न भी होता है, क्योंकि बिजनेस है, टू बेस पोजिशन है। लेकिन अब ये हुआ कि अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि गवर्नमेंट आई तो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट इशू किया कि मंथली आप 10 मिलियन तक जो सेल अनरजिस्टर्ड की रिटर्न है वो एडजस्ट कर सकते हैं, और एनुअल उन्होंने लिमिट दे दी 100 मिलियन की। इसके ऊपर हम 2-3 लेक्चर भी देख चुके हैं, आप उसको लाजमी देख लीजिएगा कि अनरजिस्टर्ड की रिटर्न के ऊपर मैंने लेक्चर बनाए हुए हैं 2-3, उसमें देख लें उसमें क्या क्या रिस्क है वो हमने बताए हुए हैं। बहरहाल हुआ ये है कि अब आके बगैर किसी चीज़ डॉक्यूमेंट को इशू किए, बगैर किसी एसआरओ, बगैर किसी सर्कुलर के इशू किए, जो सिस्टम है वहाँ पे क्रेडिट नोट की ऑप्शन को ख़त्म कर दिया गया। अगर मैं रिटर्न के ऊपर आऊँ तो ये आपके सामने रिटर्न का पेज है, तो मैंने यहाँ पे अगर एक अनरजिस्टर्ड या रजिस्टर्ड की रिटर्न एंटर करनी है, तो लेट से मैंने अपना नाम लिखा है, मैं अनरजिस्टर्ड हूँ। उसके बाद इनवाइस टाइप पे आप देखें तो यहाँ पे क्रेडिट नोट की ऑप्शन ही नहीं आ रही, और इसका मतलब ये हुआ कि जो सेलर है उसके लिए ऑप्शन ही खत्म कर दी गई है कि आप क्रेडिट नोट यानी कि सेल रिटर्न की एंट्री नहीं कर सकते। अब आप मुझे ये बताएं कि हमारा ये राइट है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम इस मिस्टर ए को कोई चीज़ सेल की, तो 1 लाख के ऊपर लेट से मैंने 18% जो जीएसटी है वो पे कर दी है, जो कि बनता है 18,000 रुपया। उसके बाद किसी वजह से मिस्टर बी ने 50,000 जब रिटर्न कर दिया है, तो इसका जो 18% जितनी अमाउंट बनती है, फॉर एग्जांपल 9,000 रुपया है, तो मुझे वापस भी तो मिलना चाहिए ना। ये तो नहीं है कि मैंने जनाब सिर्फ सेल टैक्स देना ही है, सेल टैक्स एडजस्ट नहीं करना, ऐसा तो नहीं होता। क्योंकि जब ये चीज़ें मैंने रिटर्न की हैं तो मैंने ये चीज़ें बाद में मिस्टर सी को सेल भी करनी है। मेरे स्टॉक में जब ये चीज़ आएगी तो मैंने अपने पास तो नहीं रखना, मैंने सेल भी करना है। तो अगर ये मुझे राइट ही नहीं दिया जाएगा कि आप सेल रिटर्न को एडजस्ट कर लें, तो इसका मतलब जब मैं दोबारा सेल करता हूँ यही चीज़ें 50,000 रुपये की, तो किसी भी उसी महीने में या नेक्स्ट मंथ में, तो क्या मैं दोबारा आके 9,000 रुपये टैक्स दूंगा? तो एक ही प्रोडक्ट जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपया है, तो मैं इनडायरेक्टली फिर टैक्स कितना दूंगा? 18,000 मैं पहले दे चुका हूं और 9,000 रिटर्न के बाद फिर मैंने दे दिया। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। फिर मैं क्यों ज़रा टैक्स पे करूँ? ना मैं टैक्स को हाइड करता हूँ, ना मैं ज़्यादा पे करना चाहता हूँ। तो लिहाजा मेरा ये फंडामेंटल राइट है कि मुझे ऑप्शन ये दी जाए कि ठीक है, हम ये कहते हैं कि रजिस्टर्ड के केस में आप ये ऑप्शन दें बायर को, जो परचेजर है वो इसको डेबिट नोट के थ्रू एडजस्ट करे।
करे। लेकिन अगर एक बंदा ही अनरजिस्टर्ड है जो रिटर्न फाइल ही नहीं करता, और मेरे कस्टमर ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल आपके कस्टमर ऐसे हैं जो वॉक इन कस्टमर है, और सम टाइम ये भी होता है कि कोई ऐसी प्रोडक्ट है, जैसे आप किसी एसी, टीवी या रेफ की अगर बात करें तो वहाँ पे 3 साल की, 5 साल की, 7 साल की, 10 साल की वारंटी होती है। तो अगर 2 साल बाद, 6 साल बाद, या इवन हम ये कहते हैं, चलो हम विद इन 180 डेज़ की भी बात करते हैं, विद इन 180 डेज़ कोई अगर रिटर्न आती है, तो मैं ये बंदा अगर वॉक इन कस्टमर है, जैसे मैंने परचेज़ कर लिया, आपने परचेज़ कर लिया, आपका सेल टैक्स नंबर नहीं है, आप रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या मेरी जो रिटर्न एडजस्ट नहीं होगी? ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है। बगैर किसी डॉक्यूमेंट के ऐसा जो एफबीआर ने जो राइट्स हैं टैक्स पेयर के हाइड कर दिए हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? नंबर 1 तो ये जो मुझे पेरेंटली लग रहा है वो ये है कि जून के मंथ के अंदर, चूंकि कलेक्शन का टारगेट का आखिरी मंथ होता है, नेक्स्ट ईयर से, नेक्स्ट मंथ से नेक्स्ट बजट स्टार्ट होता है, तो इन्होंने ये ऑप्शन जानबूझकर हाइड की है ताकि जून में जो सेल रिटर्न की वजह से जो टैक्स है वो ज़ाहिर बात है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट होता है, तो जब हम रिटर्न लेंगे तो इनपुट टैक्स बढ़ जाएगा और आउटपुट टैक्स कम हो जाएगा और इनकी कलेक्शन कम होगी। तो इंटेंशनली इन्होंने हाइड किया हुआ है कि भाई जून के बाद इसको हम रीएक्टिव कर देंगे, अभी के लिए, इस महीने के लिए हम इसको हाइड कर लें, ताकि टैक्स पेयर टारगेट को इंक्रीज करने के लिए, रेवेन्यू ज़्यादा कलेक्ट करने के लिए टैक्स पेयर रिटर्न को एडजस्ट ना करें। क्योंकि आमतौर पे होता ही है कि जून के महीने में जाके, जैसे इससे पहले मैंने लेक्चर एक बनाया था कि 6 थिंग्स और 5 थिंग्स नीड टू कंसीडर बिफोर जून क्लोजिंग, उसमें भी हमने ये पॉइंट डिस्कस किया हुआ है कि सेल टैक्स रिटर्न और अकाउंट्स को रिकंसाइल करना है। तो अगर आपके पास कुछ पेंडिंग रिटर्न पड़ी हुई हैं जो कि विद इन 180 डेज हम फाइल कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं एज पर लॉ, तो अगर आपने प्लान किया हुआ था कि मैंने जून में करूंगा, तो अभी ऑप्शन डिसेबल कर दी गई, जो कि नॉर्मली अक्सर टैक्स पेयर करते हैं कि अनरजिस्टर्ड को 1 महीना 2 महीने के बाद एडजस्ट कर लेते हैं, रिटर्न अपलोड करते हैं जो स्टॉक रिटर्न है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल थी विद इन 180 डेज वाली। अब इन्होंने बंद कर दिया ताकि अगले महीने के लिए हम ओपन कर दें, ताकि ये जो टारगेट है वो हमारा अचीव हो जाए किसी हद तक, जो हमारी जो कैश फ्लो है इंप्रूव हो सके। तो ये एक मैं समझता हूँ कि टैक्स पेयर के लिए बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है कि आप बगैर किसी डॉक्यूमेंट के, बगैर किसी इशू के अपनी मर्जी से जो मर्जी कर सकते हैं और टैक्स भी बढ़ा सकते हैं, टैक्स ले भी सकते हैं। ये तो हमारा राइट है, जब मैंने चीज़ देनी है तो मैंने एडजस्ट भी करनी है। दूसरा इशू ये है कि ये भी पॉसिबल है कि कुछ टाइम के बाद एक डॉक्यूमेंट इशू कर दिया जाए और ये पहले की तरह ये कह दिया जाए कि अनरजिस्टर्ड का जो क्रेडिट नोट है आप एडजस्ट कर ही नहीं सकते। अब क्वेश्चन इसका ये है कि भाई इसका सोल्यूशन क्या है? अभी तो हम इसको ये देख रहे हैं कि मेरे ख्याल में जून के महीने के लिए इन्होंने ऑफ किया, क्योंकि डॉक्यूमेंट कोई नहीं आया। मेरी 1-2 जगह पे डिफरेंट टाइम पे एफबीआर के कुछ ऑफिशियल के साथ डिस्कशन भी हुई, तो वो भी क्लियर नहीं है, क्योंकि उनको बस पराल को एक ईमेल कर दी गई है या उनको बता दिया गया है कि ये ऑप्शन को हाइड कर दें। अब होना क्या है, किस तरह होगा ना, वो भी क्लियर नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट ही नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसपे आपने टैक्स देना है या कलेक्ट करना है, या गवर्नमेंट ने जो टैक्स पेयर है उसने जमा करवाना है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, उसको रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि ये कानून है, लॉ है, लेकिन इसको बताया ही नहीं गया। तो इसलिए हमें कुछ टाइम के लिए इसका वेट करना है। इस मंथ के लिए हमें कुछ चीज़ों को होल्ड कर लेना चाहिए। अगर ये ऑप्शन हमारे लिए अवेलेबल नहीं होती, क्वाइट पॉसिबल कि जून में ये अवेलेबल हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता ये अवेलेबल हुई भी तो जून के बाद होगी। इससे रिलेटेड कोई अपडेट होगी, मैं तो आपको अपडेट आएंगी तो मैं लाजमी आपसे शेयर करूंगा। बहरहाल अगर कोई डॉक्यूमेंट आता है जो कि आना चाहिए कि अगर हमने रोका है तो किस वजह से किया, और प्रायर इन्फॉर्म करना चाहिए कि इस डेट तक आपके पास टाइम अवेलेबल, आप रिटर्न एडजस्ट कर लें, उसके बाद एडजस्ट नहीं होंगी। किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया। टैक्स पेयर के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके साथ बुरी तरीके से, इस तरीके से खेला गया, नाइंसाफी की गई है, और ये काफ़ी जो बिजनेसमैन है इस चीज़ पे हर्ट हो रहे हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अगले लेक्चर चूंकि लंबा हो रहा है, इसके अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि इसका सोल्यूशन क्या है, हम किस तरीके से जो टैक्स है, डबल टैक्स है, उससे बच सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हुआ मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।